Hello everybody, myself Dr. Preeti Bajaj Vaswani. I am a gynecologist and IVF specialist. I am from Rajkot, Gujarat. Actually, I am on a short trip to Raipur to meet my parents, and during this time, I met Dr. Anil sir for my routine eye checkup. During this checkup, sir told me something about integrated holistic science, which excites me and brought me to think more about this, to learn more about what is integrated holistic science, as I have never heard about this. So let's meet Dr. Anil Gupta sir, who is expert in this, and ask him about something about what it is really integrated holistic science. Start this discussion and ask sir some questions about integrated holistic science. आज के जनरेशन तो कंपटीशन में ही जी रहे हैं कि उनके पास मर्सिडीज है, हमारे पास नहीं है, उनके पास बंगलो है, हमारे पास फ्लैट है। इस कंपटीशन में क्या उनको अचीव करना है, क्या उनके गोल्स हैं, वो सब भूल जाते हैं और जस्ट मनी 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 के कारण वरी, एंजाइटी, स्ट्रेस, और वो अचीव नहीं हो इसके कारण वो टेंशन, राइट, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोमॉर्बिड कंडीशन में चले जाते हैं, राइट। सो हाउ टू प्रिवेंट एंड व्हाट इज योर टेक होम मैसेज कि नहीं, इन सब को भूलकर एक फोकस रहे, कंपटीशन पे बिलीव नहीं करें, जो है आपके पास बी विद दैट, बी हैप्पी, बी सेटिस्फाइड। मैं अपनी पर्सनल लाइफ फिलॉसफी बताता हूँ। जब मैं 9th 10th में था तो हमने स्कूल में डार्विन्स थ्योरी ऑफ कंपटीशन पढ़ी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो मुझे भी लगा यार नहीं, मुझे तो एकदम फिटेस्ट बनना होगा, सर्वाइव करना है तो इस दुनिया में कंपटीशन फेस करना होगा। और ये जो कंपटीशन वाली फीलिंग थी मेरे अंदर भी आ गई थी, और कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज के अंदर या प्रैक्टिस के अंदर उस कॉम्पिटिटिव फीलिंग के साथ सब कुछ अचीव भी किया। लेकिन सब कुछ अचीव करते गया और करने के बाद देखा कि वो जो मैं अचीव करते जा रहा हूं उसकी वजह से मेरी ही फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। फिजिकल तो दिख जाती है, मेंटल दिखे वो ज्यादा मैटर करता है। एक समय आता है जब आपको रियलाइज होता है कि मेंटली वी नीड सम सपोर्ट, वी नीड मोटिवेशन एंड ऑल। तब वो पॉइंट मेरे पास भी आया, तब मैंने समझा कि अगर मैं सक्सेस अचीव कर भी लेता हूं जो दुनिया ने सक्सेस के मायने बनाए हैं, तो फायदा क्या होगा, यानी कहीं ना कहीं सक्सेस तो मुझे मिल जाएगी और मेरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी, पीस डिस्टर्ब हो जाएगा। तब मैंने दोनों के बीच में बैलेंस बनाना सीखा, सक्सेस विद सेटिस्फैक्शन। मुझे समझ में आया, मैंने डार्विन को दोबारा पढ़ा और डार्विन ने अपनी डेथ के समय इस बात को कन्फेस किया कि ही वॉज रॉन्ग। देयर इज नो नीड ऑफ कॉम्पिटिशन, ओनली कॉपरेशन इज रिक्वायर्ड। ओह ग्रेट। देयर इज नो नीड ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉपरेशन इज रिक्वायर्ड। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज रॉन्ग। आप देखिए, एक छोटी सी छोटी चींटी भी जीवित है और एक बड़ा सा बड़ा हाथी भी जीवित है। अगर ऐसा होता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यूनिवर्स का नियम, तो चींटियां खत्म हो जाती। जो ऐसे डिसेबल्ड एनिमल्स हैं, छोटे क्रिएचर्स हैं, वो पूरी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता। इनफैक्ट अभी कोरोना में क्या हुआ, एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया। तो कहां है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? फिटेस्ट तो ह्यूमन बीइंग है, उसने क्या नहीं बनाया है, एक से एक प्लेन बनाए हैं, एक से एक मेडिसिन बनाई है, कितनी टेक्नोलॉजी है उसके पास, फिर कहां गया वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? एक छोटे से कोरोना ने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। तो यानी ये जो हमने फिजिकल वर्ल्ड के जो रूल्स रेगुलेशन बना लिए हैं ये रॉन्ग है। हमें वापस स्पिरिचुअल लॉस समझने होंगे, इस यूनिवर्स के यूनिवर्सल लॉस समझने होंगे, क्वांटम फिजिक्स को समझना होगा। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि देयर इज ए यूनिवर्स इनसाइड यू। मींस ये जो मैक्रोकोसोम है, ये जो यूनिवर्स है, ये मैक्रोकोसोम है, एंड वी आर रिप्लिका ऑफ दैट यूनिवर्स, वी आर माइक्रोकोसोम। और ये बातें हमारे जो वैदिक विज्ञान है, सांख्य फिलॉसफी, उसके अंदर यही कहा गया है कि आप ये जो ब्रह्मांड है इसकी रिप्लिका, छोटी सी रिप्लिका आपके एक सेल के अंदर है। यानी जो सेल का एक मॉडल है, जो एक एटम का मॉडल है, वही ब्रह्मांड का मॉडल है। तो मैक्रोकोसोम, माइक्रोकोसोम, और रिस्पॉन्सिबिलिटी माइक्रोकोसोम की है मैक्रोकोसोम के साथ हार्मनी बनाने का, राइट। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि यूनिवर्स के ऊपर या नेचर के ऊपर मास्टरी करने की सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम मार्स पे जाएंगे, हम वहां से जो एस्ट्रॉइड्स हैं उसको यहां पर इंडिया या
उस एस्ट्रॉइड्स को प्लेनेट पे लेकर आएंगे और वहां से उसमें से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये हम यूनिवर्स की जो हार्मनी है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो प्लेनेट अर्थ हमारे पास में है, पहले हम उसे तो ठीक कर ले, फिर हमें दूसरे प्लेनेट पे जाने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें साइंस टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ाना है, बट एक गलत डायरेक्शन में साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। E इज इक्वल टू M इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। आपने सुना होगा E इज इक्वल टू MC स्क्वेयर, लेकिन मैं कहता हूं E इज इक्वल टू M इक्वल टू सी स्क्वेयर। E मतलब इक्विलिब्रियम, M मतलब मैटर, C मतलब कॉन्शियसनेस। यानी जो हम मैटर क्रिएट कर रहे हैं उसके डबल से स्क्वायर रूट में हमें अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना होगा, तभी इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। नहीं तो हम इतना ज्यादा मेटेरियलिस्टिक स्टफ क्रिएट करते जा रहे हैं और कॉन्शियसनेस डाउन आते जा रही है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और उसका मतलब होगा डिस्ट्रक्शन। तो हमें समझना होगा ना क्या करना है, नहीं तो फिर बस सक्सेस सक्सेस सक्सेस, और सक्सेस विदाउट सेटिस्फैक्शन लीड्स टू लॉट ऑफ डिजीजेस। सर आपने बताया स्पिरिचुअल साइंस है, स्पिरिचुअल लाइफ होती है, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अवेयर तो हो गए, बट बिलीव करना आज की जनरेशन वाले तो, जैसे मैंने भी सुना फर्स्ट टाइम, तो आई वॉज नॉट बिलीविंग इन दिस साइंस कि ऐसा कुछ होता भी है। मेडिकल साइंस इज एवरीथिंग, उससे ही क्योर हो सकते हैं, बट नहीं, ये होता है। मैंने एक्सपीरियंस भी किया अपनी लाइफ में। इट्स बेट इम्पॉर्टेंट टू बिलीव रखेंगे तो ही हो पाएगा। अच्छा, हमारा बिलीव क्यों नहीं बन रहा इन साइंसेस पर? इसके पीछे नहीं बताया गया आज तक, हमें इन चीजों के बारे में पता ही नहीं था। एक्चुअली हम इस फिजिकल वर्ल्ड को 5 सेंसेस से परसीव करते हैं, और जो हम देखते हैं वही सच मानते हैं या जो सुनते हैं। मैं आपसे कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। मेडिकल साइंस में इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट कलर यूज होते हैं, फ्रीक्वेंसीज यूज होती हैं, डिसइंफेक्शन में यूज होती हैं, पेन के लिए, पेन मैनेजमेंट में यूज होती है, बट वो तो दिखाई नहीं देते, लेकिन यूज हो रहे हैं, यूज होते हैं। इसी प्रकार से हमारी फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड हमारा मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। हमारे आईज की एक लिमिटेशन है कि लेस देन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसीज के बियॉन्ड ये नहीं देख सकता। जो विबग्योर है उसी को देख सकता है, अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड दोनों ही नहीं देखे जा सकते। ईयर की भी एक लिमिटेशन है, इतने हर्ट्ज, 60 ऐसे हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, लेस देन 20 और मोर देन 20,000 हर्ट्ज, लेकिन एग्जिस्ट करती है ना। बहुत सारे एनिमल, बैट, रैट, कैट सुन सकते हैं। सेम टू सेम मैं ये कहता हूं कि हमारी फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड जो ये मेटाफिजिकल बॉडी है, यानी प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, यानी हमारे माइंड, सोल, एनर्जी बॉडी, इंटेलेक्ट बॉडी, ये हमारे मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम 5 सेंसेस से नहीं देख सकते, और इनसे हम अनजान हैं, इसीलिए हैरान और परेशान हैं। समझ रहे हैं ना बात? तो क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी साइंस जो मुझे बहुत पसंद आती है। क्यों? क्योंकि वो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट की बात करता है, वो साइंस बियॉन्ड साइंस है। और हमारा बिलीफ इन साइंसेस पे इसलिए नहीं बन रहा कि हमें फिजिक्स पढ़ाई गई है, मेटाफिजिक्स नहीं, क्वांटम फिजिक्स नहीं। बट आने वाले समय में आप देखिएगा क्वांटम फिजिक्स को स्कूल के सिलेबस में, कॉलेज के सिलेबस में ऐड ऑन करना होगा, तब हम अपने आप को कंप्लीटली समझ पाएंगे। अभी हम अपने आप को 20% समझ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो हमारे टोटल एग्जिस्टेंस का 20% है। सो अकॉर्डिंग टू यू, फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड मेटाफिजिकल बॉडी। यस, मींस बॉडी बियॉन्ड बॉडी। बॉडी, यस। बुक मैंने इसलिए तो लिखा बॉडी बियॉन्ड बॉडी। और ये जो अदर बॉडीज है ना, अगर आप इनको साइंटिफिक वे में समझना चाहते हो तो केवल एक साइंस पढ़नी है, वो है क्वांटम फिजिक्स, द मिसिंग लिंक बिटवीन अवर वैदिक साइंस एंड द मॉडर्न साइंस, ओल्ड साइंस एंड न्यू साइंस। न्यू साइंस। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं डॉक्टर प्रीति, अगर केवल फिजिकल साइंसेस को समझने से, अब कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर मेटाफिजिकल की जरूरत क्या है, फिजिकल को तो हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि क्या आप फिजिकल साइंसेस को पढ़ने के बाद हेल्दी, हैप्पी, हार्मोनियस लाइफ जी पा रहे हैं? नहीं जी पा रहे ना। एंड बिलीव भी करें या मेडिसिन से सर्टेन लिमिटेड
लेवल तक वर्क करती है। उसके बाद जब तक हम मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, जैसे प्लेसिबो कैसे वर्क करती है, अब मेंटली फिट हो कि नहीं ये मेडिसिन वर्क करेगी, उस मेडिसिन में मल्टीविटामिन से डालकर दे दो, क्योंकि आपने उस पर बिलीव किया तो ही जाकर वर्क कर रही है। तो मेन पावर इज बिलीव। मेंटली अगर आप बिलीव करोगे तो फिजिकली वो एक्शन देगी। आपने दो वर्ड यूज किया यहाँ पर, एक बिलीफ और एक प्लेसिबो। प्लेसिबो एक ऐसा वर्ड है, हम डॉक्टर्स भी समझते हैं और पेशेंट्स भी समझते हैं कि मतलब अगर किसी मेडिसिन को झूठ मूठ का ये बोल के पेशेंट को दे दिया जाए कि इसके अंदर एक मैजिकल ड्रग है और ये आपकी डिजीज को ठीक कर देगी, तो बहुत बार पेशेंट उस नकली दवाई से ठीक हो जाता है। और कोरोना में भी देखने को मिला, बहुत सारे लोगों को नकली रेमडेसिविर लग गया लेकिन वो ठीक हो गए। कैसे हुआ? प्लेसिबो इफेक्ट। यानी बिलीफ, जो माइंड बिलीव कर लेता है वो बॉडी के अंदर रिएक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं। अब मैं एक वर्ड और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहां, नोसिबो इफेक्ट। अच्छा, ये जस्ट उल्टा होता है प्लेसिबो का। यानी जब पर्सन को यह पता चलता है कि उसे एक ऐसी डिजीज है जो क्योर नहीं हो सकती, अब वो एक परमानेंट बिलीफ बना लेता है कि मेरे को एक ऐसी बीमारी आ गई, अब इसका कोई इलाज नहीं है और मुझे इसी के साथ जीना पड़ेगा या मैं कुछ साल के बाद मर जाऊंगा। और जैसे प्लेसिबो काम करता है, जस्ट उसके रिवर्स डायरेक्शन में नोसिबो काम करता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी एक डिजीज स्टेट की तरफ चलना शुरू कर देती है। उसकी बायो एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी बॉडी के अंदर वो सारे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं जो वो माइंड में नेगेटिव सोचते रहता है। दिस इज कॉल्ड माइंड मेडिसिन। यानी माइंड के द्वारा आप अपनी बॉडी के अंदर वेलनेस की स्टेट भी ला सकते हैं और माइंड के द्वारा ही अपनी डिजीज स्टेट को और ज्यादा डिटोरेट कर सकते हैं। तो हम डॉक्टर्स को यह समझना होगा कि हम प्लेसिबो का काम करें, ना कि नोसिबो का। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेडिको लीगल एस्पेक्ट है हमारी साइंस का, वो इसके बीच में आड़े आ जाता है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में हमें कहा जाता है कि डॉक्टर्स को पेशेंट को प्रोग्नोसिस पूरा एक्सप्लेन करना है। और क्योंकि मेडिको लीगल एस्पेक्ट में हम कोर्ट में भी पेशेंट हमें लेके जा सकता है, तब उस कंडीशन में हम डॉक्टर्स अपने आप को बचाने के लिए भी पेशेंट को बहुत ज्यादा नेगेटिव आउटकम फॉर्म में साइन करवा लेते हैं कि ये कंसेंट फॉर्म में सब कुछ मेंशन्ड है, सब कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी मेंशन्ड हैं और इसके गुड इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट, एडवर्स सब कुछ मेंशन है। तो वो इसको ही सोच के टेंशन में चला। यस, और पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अब वो डर गया है कि ये हो सकता है जो उस कंसेंट फॉर्म में लिखा है, लेकिन मजबूरी हमारी भी है ना। हाँ। कि हमें लेना पड़ेगा क्योंकि मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऐसे कहते हैं। तो अब यहीं पर बात आती है कि ये मेडिकल साइंस, मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स और प्लेसिबो एंड नोसिबो क्या करना होगा, हमें समझना होगा दोबारा से इस मॉडल को, जो ये हेल्थ केयर मॉडल है। इस हेल्थ केयर मॉडल में डिजीज का फियर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर नोसिबो इफेक्ट ज्यादा क्रिएट हो रहा है। लेकिन जब हम एक होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल लेकर आते हैं, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल, वहां पर डॉक्टर इटसेल्फ एक्ट एज ए मेडिसिन और वो पेशेंट को एज ए होल समझता है, केवल ब्रेन और बॉडी नहीं। उसको पता है कि जब मैं इसको प्रोग्नोसिस बताऊंगा नेगेटिव, तो इसके माइंड के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट होगी। तो मुझे उसको कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे उसे नेगेटिव प्रोग्नोसिस को भी पॉजिटिव डायरेक्शन में समझाना है और कितना बताना है। हर चीज उसे बताने की जरूरत नहीं है। आप उसके रिलेटिव को बता दीजिए, लेकिन उसको नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी डिजीज स्टेट में है बॉडी की जहां उसे रिकवरी की जरूरत है, रिवर्स करने की जरूरत है। और अगर ऐसे में उसका माइंडसेट नेगेटिव हो गया तो वो रिकवर नहीं कर पाएगा। और एक कारण डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशनशिप है वो भी बिगड़ते जा रहा है। बिकॉज ऑफ मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स हमें हर चीज क्लियर बताना होता है और हम किसी भी प्रकार का कोई नेग्लिजेंस नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम वो सारे इन्वेस्टिगेशंस करवा डालते हैं जो हमें लगता है कि ठीक है। लेकिन पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बोलता है कि सर डॉक्टर ने मुझे और नेगेटिव कर दिया, मैं जब तक हॉस्पिटल नहीं गया था तब तक डिजीज के बारे में इतना फियरफुल नहीं था जितना हॉस्पिटल से आने के बाद। और इनफैक्ट कई लोग तो ना कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाते ही नहीं, वो इसलिए कहते हैं वो गूगल में सर्च कर लेते हैं अपने आप ही, व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो वही करवाएंगे जो उनका मन है। सेकंड थिंग कि वो इन्वेस्टिगेशन कई बार इसलिए नहीं करवाते कि उन्हें ये डर लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में पॉजिटिव निकल गया तो लाइफ हेल बन जाएगी, राइट ना। तो यानी पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीजें गलत हैं। कई बार तो वो गूगल में देखकर सारे कॉम्प्लिकेशन पढ़ लेते हैं, कई बार वो जहां डॉक्टर की एडवाइस होती है कि हाँ इसे करवाना है उसको नहीं करवाते। तो इन सारे कारणों पे हमें दोबारा से चिंतन मंथन अध्ययन करना होगा
ये मेडिकल साइंस किस डायरेक्शन में जा रही है सोचना होगा। इनफैक्ट आईसीयू के अंदर जब पेशेंट एडमिट होता है तो उसका इमोशनल केयर नहीं हो पाता, वहां पे मशीनों के बीच में, वेंटिलेटर के बीच में वो इतना घबरा जाता है कि उसका माइंडसेट टोटली नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसे में हमें ह्यूमैनिटाइजेशन ऑफ आईसीयू करना होगा, उसके मेंटल इमोशनल स्ट्रेस को भी ठीक करना होगा। इन चीजों को, चेंजेस को लाने की जरूरत है मेडिकल साइंस के अंदर, और ये एक सोल्यूशन हो सकता है जब हम इंटीग्रेट करें होलिस्टिक साइंस को मेडिकल साइंस के साथ। जब आप हीलिंग साइंसेस को ऐड ऑन करें, जब आप माइंड की साइंसेस को ऐड ऑन करें, पर्सन को एज ए होल समझें। होलिस्टिक मेडिसिन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग पर्सन एज ए होल, नॉट ओनली द ब्रेन एंड बॉडी। सेकेंड की माइंड है हमारा, अभी आप बात कर ही रहे थे तो बहुत थॉट्स आ रहे हैं, तो ये माइंड को इतनी, और मैक्सिमम ऑब्वियसली नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं, तो कैसे कंट्रोल करें माइंड को? राइट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसको मैं इस तरीके से कहता हूं कि माइंड एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब थॉट्स एंड इमोशन आते ही रहेंगे। मेडिकल साइंस कहता है कि 1 घंटे में 2500 से 3000 विचार इस माइंड में आते हैं, और दिन भर में 50,000 टू 60,000। लेकिन अभी के अगर हम जनरेशन की बात करें और अगर किसी का माइंड मैपिंग किया जाए, कितनी वेव्स आ रही हैं ईईजी और कितने थॉट्स इमोशन आ रहे हैं, तो अभी लेटेस्ट रिसर्च बता रहे हैं कि मोर देन 1 लाख थॉट्स एंड इमोशंस पर डे माइंड में क्रिएट हो रही है, यानी ओवर थिंकिंग। वी आर डूइंग एनालिसिस पैरालिसिस। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हम इस माइंड के अंदर इनपुट इंफॉर्मेशन ज्यादा ले रहे हैं। थॉट्स एंड इमोशन तो वो जो इनपुट इंफॉर्मेशन जा रही हैं उसका एक आउटपुट है। ओके, क्लियर? जितना हम इनपुट ज्यादा डालेंगे उतने ही माइंड के अंदर थॉट्स और इमोशन ज्यादा आएंगे। तो हम 24/7 इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, खासकर अभी जो मोबाइल हमारे पास में आ गया, सोशल मीडिया, और ऐसा कंटेंट हमारे पास जा रहा है जो ज्यादातर फियरफुल और नेगेटिव है। तो पहली चीज ओवर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, दूसरा नेगेटिव इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो आउटपुट भी क्या होगा? नेगेटिव, ओवर थिंकिंग होगा एंड नेगेटिव थिंकिंग होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? कट ऑफ फ्रॉम द नेगेटिव कंटेंट, कट ऑफ फ्रॉम द बेफालतू के कंटेंट। मैं कहता हूं कंटेंट अकॉर्डिंग टू योर कॉन्टेक्स्ट। आप अपना कॉन्टेक्स्ट पहले डिफाइन करें, उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट डिफाइन करें कि मुझे क्या लेना है, और जब जब नेगेटिविटी आए आप पॉजिटिव कंटेंट से अपने आप को ओवरलोड कर लें। तो आप देखिएगा धीरे धीरे आपकी जो थॉट्स हैं उसका जो पैटर्न था नेगेटिव पैटर्न, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यूजुअली हम नेगेटिव कंटेंट ज्यादा देख रहे हैं, फियरफुल कंटेंट ज्यादा देख रहे हैं, इसी वजह से आउटपुट भी हमारी थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। और चक्रास सर कुछ होते हैं, चक्रास के लिए मेडिटेशन? राइट। अच्छा, एज ए डॉक्टर आपने डिसेक्शन किया होगा। हाँ, डिसेक्शन में आपको कभी चक्र नहीं दिखे ना? कभी नहीं। मैं भी ऐसे ही सोचता था। एमबीबीएस के बाद मुझे पता था, मैं 12th से इन साइंसेस को थोड़ा समझता था, लेकिन मेरा भी क्वेश्चन था कि चक्र दिखाई तो देते नहीं है, बॉडी में तो कहीं है नहीं, तो फिर ये कहाँ है? चक्रास जो है ये हमारे मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स हैं। ओके, जो नहीं दिखता है, जो नहीं दिखाई देते हैं। चक्रास हमारे मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स हैं। इसको बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूं। फिजिकल बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, नर्वस सिस्टम है, जिसके अंदर ब्लड, लिम्फ और नर्वस एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फ्लो होता है। सिमिलरली जो हमारी मेटाफिजिकल बॉडी है, यानी हमारी सोल, हमारा माइंड फिजिकल बॉडी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, इनके बीच में कोई कनेक्शन तो होगा ना? यस, वो जो मिसिंग कनेक्शन है वो है एनर्जी बॉडी। यानी जो भी सोल के अंदर में लाइफ फोर्स एनर्जी है वो माइंड के थ्रू होते हुए एनर्जी सिस्टम के थ्रू बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती है, और ये एनर्जी बॉडी है जिसमें 72,000 एनर्जी वेसल्स होते हैं, और ये एनर्जी वेसल्स रेंडमली बिखरे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। जहां जहां एक एनर्जी वेसल दूसरे एनर्जी वेसल्स को कट करता है, ब्लॉक, जहां जहां ओवरलैप करता है, एक दूसरे को पास आउट करता है, वहां पर एक रेगुलेटर लगा हुआ है जिन्हें हम चक्र कहते हैं। यानी बहुत ही सिंपल है ये। जैसे हम फिजिकल बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझ रहे हैं, ऐसे ही हमें हमारी एनर्जी बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझनी है। और जब जब ये एनर्जी वेसल्स ब्लॉक होंगे तब तब फिजिकल बॉडी में डिजीजेस आएंगी। क्यों?
क्योंकि सेलुलर लेवल पर जो लाइफ फोर्स एनर्जी है उसका ब्लॉकेज हो गया, सटल एनर्जी। अब चेंज कैसे करना होगा? अच्छा, कुछ साल पहले रिसर्च में पाया गया कि हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर एक और नया सिस्टम है जिसको हम कहते हैं प्राइमोवेस्कुलर सिस्टम। ये न्यू एनाटॉमिकल सिस्टम है, यानी नर्व्स, आर्टरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, उसके अलोंग, उसके बियॉन्ड एक और छोटी छोटी वेसल्स रन करती हैं बॉडी के अंदर। वो एनर्जी लेवल, एनर्जी वेसल्स होती है। यस, उनको आप काउंटर पार्ट कह सकते हैं एनर्जी बॉडी का। यानी एनर्जी बॉडी मेटाफिजिकल है, एनर्जी चैनल्स मेटाफिजिकल है, लेकिन उसका फिजिकल पार्ट प्राइमोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स है। और उसके अंदर एक बहुत ही सिंपल फ्लूइड फ्लो करता है। एक्यूपंक्चर के द्वारा जब एनर्जीज को ओपन किया जाता है, एक्यूपंक्चर के द्वारा, यानी आप फिजिकल बॉडी में कोई पंक्चर कर रहे हैं और कुछ चीजों को रिलीज कर रहे हैं, तो एक्यूपंक्चर के द्वारा देखा गया कि ये प्राइमोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स जहां जहां एक्यूपंक्चर पॉइंट हैं वहीं वहीं पर ये प्राइमोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं। और ये ना तो ब्लड वेसल्स हैं, ना ही आर्टरीज हैं, ना ही नर्व्स हैं, ना ही लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये कुछ अलग ही स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये सियोल यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया गया और वहां से ये प्राइमोवेस्कुलर सिस्टम नया इमर्ज हुआ। यानी फिजिकल बॉडी में डिजीज का कारण एक मेटाफिजिकल एस्पेक्ट भी है। जो मेंटल इमोशनल स्ट्रेस है, क्रॉनिक मेंटल इमोशनल स्ट्रेस, वो एनर्जी वेसल्स को ब्लॉक करता है। ये हमारे वैदिक विज्ञान में भी लिखा है और बहुत सारी मेटाफिजिकल साइंसेस भी बताती हैं। लेकिन उसका असर फिजिकल बॉडी में कैसे पड़ता है? ये प्राइमोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स ब्लॉक हो जाती है। और प्राइमोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स ब्लॉक हुआ तो उस सेल का, उस ऑर्गन का, उस ऑर्गन सिस्टम का जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, सटल एनर्जी है, वो लो हो गया या ज्यादा हो गया। मींस कहीं पे लो हो गया और कहीं पे जहां ब्लॉकेज हुआ था वहां से थोड़ा पहले कंजेशन हो गया। तो एनर्जी या तो हाइपो एनर्जी स्टेट में चली गई या हाइपर एनर्जी स्टेट में, और दैट लीड्स टू डिजीज ऑफ द स्टेट। फर्स्ट एनर्जेटिक चेंजेस, फिर फिजियोलॉजिकल, फिर बायोकेमिकल, देन पैथोलॉजिकल। तो अगर हम एनर्जी वेसल्स को ओपन कर दें तो ये प्राइमोवेस्कुलर जो फ्लूइड है ये फ्लो होना शुरू हो जाता है। सेल की सेलुलर स्ट्रक्चर्स और सेल की जो फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, उससे पहले वो एनर्जेटिकली अपने आप को हेल्दी करती है। सटल एनर्जी उसकी नॉर्मल आनी शुरू होती है। तो इसको हेल्दी कैसे किया जाए? राइट, यहां बहुत सारी साइंसेस का रोल आता है। इसीलिए मैं कहता हूं हीलिंग साइंसेस को हमें मेडिकल साइंस के साथ जोड़ना होगा। जैसे माइंड की साइंस इमोशन को हील करने के लिए, माइंड की साइंस माइंड की जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जैसे हमने साइकोलॉजी को ऐड ऑन किया। क्यों ऐड ऑन किया? ताकि माइंड को काउंसलिंग के द्वारा कूल किया जा सके, समझ बढ़ाई जा सके। सिमिलरली बहुत सारी चीजें जो एनर्जी के लेवल पर ब्लॉकेज हैं उन्हें एनर्जी हीलिंग टेक्निक के द्वारा हम हील कर सकते हैं। तो यहां पर क्वांटम मेडिसिन और एनर्जी मेडिसिन का रोल आता है। क्वांटम मेडिसिन और एनर्जी मेडिसिन मेडिकल साइंस का ही या हीलिंग साइंसेस का एक ब्रांच है, जहां पर हम एनर्जी हीलिंग टेक्निक्स के द्वारा इन मेरिडियंस को ओपन कर सकते हैं। इसमें आते हैं बहुत सारे साइंसेस, चक्र विज्ञान इसी का पार्ट है, योग ध्यान मेडिटेशन भी इन्हीं साइंसेस का एक पार्ट है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर इनका पार्ट है, प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, ये सारी जो हीलिंग साइंसेस हैं ये इस प्राइमोवेस्कुलर सिस्टम को ओपन करने का ही एक तरीका है। इनफैक्ट इन साइंसेस को भी नहीं मालूम है कि वो किस तरीके से काम कर रही हैं। हाँ, उन्होंने एक साइंस बना दिया है। इसी प्रकार से जो योग है, मेडिटेशन है, जो योग की क्रियाएं हैं, अष्टांग योग ले लीजिए, प्राणायाम ले लीजिए, ये जितनी भी क्रियाएं योग में लिखी गई हैं ये सारी की सारी हमारे एनर्जी बॉडी को, प्राणमय कोश को ठीक करती हैं और उसका एंड रिजल्ट आता है प्राइमोवेस्कुलर सिस्टम पे। और उस प्राइमोवेस्कुलर सिस्टम से फिर फिजिकल बॉडी के अंदर हेल्थ और वेलनेस की मोड आनी शुरू होती है। बहुत सारे पेशेंट बताते हैं कि सर मेरे को पहले अस्थमा होता था, सर मेरे को एलर्जी होती थी, जब से मैंने प्राणायाम शुरू किए, योगा शुरू किया, 6 महीनों में मुझे असर आ गया। तो अगर उसको रिसर्च करके देखा जाए 6 मंथ बैक ऐसा क्या था उसकी बॉडी में, ये प्राइमोवेस्कुलर सिस्टम ब्लॉकेज था, एनर्जी वेसल्स ब्लॉकेज थे, और 6 महीने में क्या हुआ उसके अंदर में, वो जो नए चेंजेस बने वो प्राइमोवेस्कुलर सिस्टम ओपन हो गए। ये बातें अब हम डिवाइसेस आ चुकी हैं ऐसे जिसके द्वारा हम प्राइमोवेस्कुलर सिस्टम को देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम नाड़ीज को देख सकते हैं। 3 ऐसी डिवाइसेस हैं जो अभी यूएस एफडीए अप्रूव्ड भी हैं। वन इज बायोवेल, जीडीवी बायोवेल, एनर्जी हेल्थ स्कैन, जिसके द्वारा हम अपने चक्रों को देख सकते हैं, मेरिडियंस को देख सकते हैं, नाड़ियों को देख सकते हैं, और एक एक लेवल पर, सेलुलर लेवल पर कितना वोल्टेज है वो जांच कर सकते हैं। दूसरा है बायोफील्ड व्यूअर,
जिसके द्वारा हम अपनी 5 लेयर्स को, अपने ऑरा को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, बायोफील्ड को देख सकते हैं। और तीसरी बहुत सारी थर्मो इमेजिंग स्कैनिंग डिवाइसेस आ गई हैं जो आपके फिजिकल बॉडी के अंदर में कुछ कलर चेंजेस के द्वारा, टेम्परेचर चेंजेस के द्वारा ये डिटेक्ट कर लेती हैं कि इसका प्राइमोवेस्कुलर सिस्टम डिस्टर्ब चल रहा है। और जब आप हीलिंग साइंसेस की अप्रोच लेते हैं तो वो प्राइमोवेस्कुलर सिस्टम वहां पर जब हील होना शुरू होता है तो वहां पर सर्टेन थर्मो इमेजिंग चेंजेस वापस नॉर्मल साइड में दिखने शुरू होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिन टेक्नोलॉजीज को हम फिजिकल वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं, जैसे आज हम मोबाइल में वाईफाई यूज कर रहे हैं, जैसे थर्मो इमेजिंग स्कैनिंग बहुत सारे सिक्योरिटी सर्विसेज में यूज होता है, आप ब्रीफ केस को स्कैन कर लेते हैं बिना ओपन किए, सेम टू सेम बहुत सारी मेटाफिजिकल साइंसेस को हम इन टेक्नोलॉजीज को फिजिकल बॉडी के अंदर भी यूज करना है, यानी इन्हें बायोलॉजी में भी लाने की जरूरत है। तो क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम बायोलॉजी को अगर हम एड ऑन करते हैं मेडिकल साइंस के साथ तो बहुत सारी हीलिंग साइंसेस का जो साइंटिफिक आंसर है वो हमें मिल जाएगा। हील एंड क्योर वन टुगेदर। हील एंड क्योर, ट्रीटमेंट, हीलिंग, क्योर। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, हीलिंग, क्योर, प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन लेवल पे हमें काम करना है और प्रिवेंटिव साइंस ये अदर साइंसेस हैं। फिर डिजीज अगर हो गई, डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल साइंस की मदद ले, हो गई है उन्हें आगे रिवर्स करने के लिए, प्रोग्रेस से रोकने के लिए, वापस हील करने के लिए, क्योर करने के लिए फिर एक आप इंटीग्रेटेड मॉडल यूज करें। तो दोनों साइंसेस साइड बाय साइड, हैंड बाय हैंड चल सकती हैं। सर एज एन IVF स्पेशलिस्ट आई विल आस्क कि सर कुछ टिप्स बताइए, क्या पेशेंट्स कॉन्फिडेंस भी लूज कर जाते हैं, जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जिनको बेबीज नहीं कंसीव हो पाते हैं, तो उनके लिए ये साइंस कैसे हेल्प करेगा, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक साइंस? रोल ऑफ इंटीग्रेटेड होलिस्टिक साइंस इन इनफर्टिलिटी पेशेंट्स। डेफिनेटली डॉक्टर प्रीति आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं तो आपके पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे, लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि उन कपल्स का मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस कैसा होता है? बहुत ज्यादा। उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है? बहुत खराब। डेफिनेटली ना। और एज ए इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आप उनका डिजीज तो डायग्नोज कर लेते हैं, लेकिन ये जो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर कुछ वर्क नहीं कर पाते हैं। जस्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, मेडिकल साइंस जो हमें ट्रीटमेंट सिखाया है वो हम ट्रीटमेंट देते हैं। मेडिकल साइंस में ही एक ब्रांच है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। अकॉर्डिंग टू साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, our mind, psyche is directly communicating with our nervous system, immune system and endocrine system. Okay. तो अगर हमारा साइकी, माइंड बहुत लंबे समय से सप्रेस है, डिप्रेस है, तो इम्यून सिस्टम भी डिप्रेस हो जाएगा और उसका एंड रिजल्ट होगा बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज हमें कैच हो जाएगी, इम्यूनिटी लो हो जाएगी। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स भी होंगे, जैसे पेशेंट्स को थायराइड, प्रोलैक्टिन, हार्मोनल इंबैलेंस, राइट। व्हाट वी कॉल। वन बाय वन आते हैं हम। पहला मैंने क्या कहा कि साइकी इज रिलेटेड टू इम्यूनिटी। मींस जब आपका साइकी लो है, डिप्रेस्ड है, इम्यून लो हो गया। अब आप एलर्जीज की बात करें, अगर आप साइकी में, माइंड में हाइपर सेंसिटिव हो गए हैं, तुनक मिजाज हो गए हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम भी हाइपर सेंसिटिव हो जाता है और हाइपर सेंसिटिव इम्यून सिस्टम लीड्स टू एलर्जीज। जब आप माइंड में बहुत लंबे समय से कंफ्यूजन में चल रहे हैं, डिलेमा में चल रहे हैं, डिसीजन इनडिसिसिवनेस चल रही है, तो वो सेम वाइब्रेशंस हमारा इम्यून सिस्टम कैच कर लेता है। Okay. तो वो कंफ्यूजन ऑफ इम्यून सिस्टम लीड्स टू ऑटो इम्यून डिजीज, कि हमारी बॉडी का खुद का ऑर्गन है या ये एंटीजन है, ऑटो एंटीबॉडीज। ये हुआ इम्यून सिस्टम के साथ रिलेशन। अब मैं बात करूंगा हार्मोन सिस्टम के साथ रिलेशन। यहीं पे सर एक बार हमने ओवर थिंक किया, हाइपर थिंक किया, वो भी अबनॉर्मल, हाइपो डिप्रेस्ड है वो भी अबनॉर्मल, बहुत कंफ्यूज है वो भी अबनॉर्मल। सो व्हाट इज बेटर, क्या करना है? समभाव में रहना है, समभाव, ना अभाव में जियो ना प्रभाव में जियो, अपने स्वभाव में जियो। बहुत ज्यादा खुश रहने की भी जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को मैं देखता हूं बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, हाइपर, तो वो हाइपर आप जब रहेंगे ना तो आपको एलर्जीज हो जाएंगे। आपको नॉर्मल रहना है ना, बिना बात का खुश नहीं होना है। कोई आपको परेशान करे, परेशान नहीं होना। ये अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी एकदम क्लियर कट बताता है कि बहुत ज्यादा हाइपर होने से आपको एलर्जीज होंगी। क्लियर? अब देखते हैं साइकी का रिलेशन एंडोक्राइन सिस्टम के साथ, क्योंकि यहां पर आपके क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के नाम। साइकी अगर आपका डिस्टर्ब है तो आपका एंडोक्राइन डिस्टर्ब होगा। कैसे? क्रॉनिक मेंटल इमोशनल स्ट्रेस जो होता है वो हमारे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के थ्रू
जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है, ये मेडिकल साइंस बताती है। यानी कि जो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल एक्सिस है, वहां पर ओवर स्टिमुलेशन होने की वजह से कॉर्टिसोल स्क्रीच होता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं। अगर हम क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं तो लिम्बिक सिस्टम के अंदर में एमिग्डाला स्ट्रक्चर होती है, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, हाइपर स्टिमुलेट हो जाता है, वो डेंजर फील करता है, वो फियरफुल होकर हाइपर रिएक्टिव शो करना शुरू करता है और उसकी वजह से ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल एक्सिस ओवर रिएक्ट करना शुरू करता है, यानी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा होगा। एक स्टेज तक कॉर्टिसोल स्क्रीट होते रहता है, लेकिन अगर स्ट्रेस कम नहीं हुआ है, क्रॉनिक स्ट्रेस में पर्सन अभी भी है, मेंटल इमोशनल स्ट्रेस उसको अभी भी है, तो फिर एक ऐसी स्टेज आती है जब कॉर्टिसोल का जो रॉ मटेरियल है वो डिप्लीट हो जाता है। लेकिन उस पर्सन को अभी भी स्ट्रेस हो रहा है, तो ये जो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल एक्सिस है, उसको तो अभी भी रॉ मटेरियल चाहिए ही ना, कॉर्टिसोल तो बनाना ही पड़ेगा ना उसको। एमिग्डाला अभी भी हाइपर एक्टिव है, तब उस कंडीशन में जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, यानी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इनका जो रॉ मटेरियल है वो यूज होना शुरू हो जाता है कॉर्टिसोल फॉर्मेशन में, यानी ये पाथवे पूरा डाइवर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये कॉर्टिसोल प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन डेफिशिएंसीज किसकी हो गई? इम्बैलेंसेस, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एंड दैट्स लीड्स टू इनफर्टिलिटी। तो जब तक आप उनके मेंटल इमोशनल स्ट्रेस को कम नहीं करेंगे, उसका जो एमिग्डाला फियरफुल स्टेट में चल रहा है, उसका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल एक्सिस ओवर रिएक्टिव है, सिंपैथेटिक ओवर रिएक्शंस है, तब तक उसका वापस हार्मोनल बैलेंस नहीं आएगा। हो सकता है कि आप लोग उसमें हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, वो हार्मोन थेरेपीज देते हैं, बट वो तो टेम्पररी रिलीफ हुआ ना। अगर उसने कंसीव कर भी लिया हार्मोनल थेरेपी के बाद, फिर उसे हेल्दी बेबी के लिए भी तो सेक्सुअल हार्मोन्स की जरूरत है, और इनफैक्ट कुछ लोगों का तो ग्रोथ हार्मोन भी इस तरफ चला जाता है। तो आप देखिएगा क्रॉनिक स्ट्रेस में जो पर्सन होते हैं उनकी नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती है, एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होना शुरू हो जाता है। यंग बच्चों में आजकल हेयर व्हाइटनिंग हो रहा है, ग्रे हो रहे हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। ऑल दीज आर रिलेटेड टू साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी, मींस क्रॉनिक मेंटल इमोशनल स्ट्रेस विद अनहेल्दी लाइफस्टाइल। दोनों ही चीजें रिस्पॉन्सिबल है। मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ हरी, वरी एंड करी। करी मीन्स केमिकल एंड रेडिएशन, वरी मीन्स टेंशन, और हरी मीन्स डिस्टर्ब डेली रूटीन। तो यहां पर हमें इनफर्टिलिटी में भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को भी इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच की जरूरत है। क्या डायग्नोसिस है? ट्यूबल ब्लॉकेज है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, ओवेरियन में प्रॉब्लम है, सिस्ट है, ये हमें मेडिकल साइंस ही बता सकती है। लेकिन अगर हम उसको एक होलिस्टिक वे में समझे पर्सन को, तो इसका मेंटल इमोशनल स्ट्रेस कितना है, लाइफस्टाइल कहां डिस्टर्ब है, इसको भी अगर हम समझ लें और साइड बाय साइड अदर थेरेपीज को ऐड ऑन करें, यानी डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हीलिंग साइंसेस, माइंड साइंसेस का कॉम्बिनेशन यूज करें, तो रिजल्ट्स जो कहा जाता है इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के रिजल्ट शायद 30-35% होते हैं, मैक्सिमम 40। तो ऐसे कंडीशन में जब हम इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच को यूज करें इनफर्टिलिटी केसेस में, तो रिजल्ट्स में भी मोर देन 70-80%, डबल कर सकते हैं हम रिजल्ट्स को, राइट। तो इस प्रकार से इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल मेडिकल साइंस के किसी भी ब्रांच में ऐड ऑन किया जा सकता है। चलिए सर, फिर हम भी प्लान करते हैं विद IVF एंड इंटीग्रेटेड होलिस्टिक साइंस, दोनों के अप्रोच से पेशेंट को ट्रीट करें और उनको एक हेल्दी बेबी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल हुए। डेफिनेटली डॉक्टर प्रीति, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। थैंक यू सर। आप स्टार्ट कीजिए राजकोट में, अहमदाबाद में, जहां पर भी आपको लगता है कि यस वहां जरूरत है। मुझे तो ऐसे डॉक्टर्स की तलाश है जो इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच को अपनाना चाहते हैं, और हम उन लोगों को ये इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच को मेडिकल साइंस के साथ कैसे ऐड ऑन करना है उसमें मदद कर रहे हैं। इस सेशन से हमें ये समझ में आया है कि जस्ट मेडिकल साइंस इज नॉट इनफ, उससे ही सिर्फ पेशेंट्स को क्योर नहीं कर सकते, उनको हील करने के लिए इंटीग्रेटेड होलिस्टिक साइंस को भी अगर हम ऐड ऑन करेंगे तो बेनिफिट्स पेशेंट को ही होएगा। उनकी लाइफस्टाइल चेंज होएगी तो उनका एज भी इंक्रीज होएगा, एंड हेल्दी लाइफस्टाइल से वो हैप्पी रहेंगे। एंड अभी का मेन मोटो ऑफ लाइफ यही है सबके लिए, बी हैप्पी, बी सेटिस्फाइड। थैंक यू डॉक्टर प्रीति। थैंक यू सर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और जहां भी रहें जबरदस्त रहें। थैंक यू।